तो भाई आज केमिस्ट्री में डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा था मैं, डी और एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में सबसे पहले है, मतलब डी ब्लॉक में हमें तीन चीज़ें पढ़नी है मोटा मोटी। एक तो उसकी प्रॉपर्टीज़, एक हो गया उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, और हो गया इनके कंपाउंड्स कौन कौन से। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ से। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला था कि एटॉमिक जो इनका रेडियस होता है वो इंक्रीज़ होता है 3D से 4D सीरीज़ तक। लेकिन 5D सीरीज़ का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो बेसिकली सेम रहता है। पता नहीं क्यों, बस याद कर लिया मैं। केमिस्ट्री वैसी मेरी उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा इसको उधर करना पड़ेगा, कोई नहीं। एक मिनट, जरा ब्राइटनेस बढ़ा लें। हाँ जी। तो क्या लिख रहा था मैं? एटॉमिक साइज़, एटॉमिक साइज़ एटॉमिक साइज़ क्या था? ये इंक्रीज़ होता है 3D से लेके 4D सीरीज़ तक। इंक्रीजेस फ्रॉम 3D टू 4D। अब लेकिन 5D का सेम रहता है, बट रेडियाई ऑफ 5D सीरीज़ आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है। एटॉमिक साइज हो गया। दूसरा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? डी ब्लॉक में लेफ़्ट से अगर राइट में जाएंगे तो इंक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि उस लेफ़्ट से राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। तो जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा वैसे ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज़ होगी। इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ड्यू टू क्या था? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल का एक वो रहता है, चीज़ की प्रॉपर्टी रहती है कि अगर लेफ़्ट से राइट जाने में कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है ना, तो टॉप से डाउन आने में उसकी डिक्रीज़ हो रही होगी। तो वैसे ही याद कर सकते हो बाकी चीज़ें भी। हर चीज़ का ऐसे ही रहता है, अगर टॉप से डाउन आने में इंक्रीज़ हो रही है तो लेफ़्ट से राइट जाने में डिक्रीज़ होगी। नहीं, अगर टॉप से बॉटम आने में डिक्रीज़ हो रही है तो लेफ़्ट से राइट जाने में इंक्रीज़ होगी। ये कैसे है यार? कुछ तो था ऐसे, मैं भूल गया हूँ, थोड़ा रिवाइज़ कर लूँगा अच्छे से अगली बार। तीसरा क्या था? ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब बेसिकली जो इनके क्या बोलते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो रहते हैं वो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। लिख तो ले, ऑक्सीडेशन स्टेट। आया जरा, मैं 1 मिनट, पानी भरना होता है यार थोड़ा, क्या ही करें। ऑक्सीडेशन स्टेट में था, कहाँ पे था मैं? तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या था? जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं 2 या 3 वाले, उसमें आयोनिक कंपाउंड बनाता है। क्या था? फॉर्म्स, ऐसा नहीं, क्या था? एलिमेंट्स इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि +2 +3 फॉर्म्स आयोनिक compound elements in higher oxidation state forms covalent compound। क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, मेरे को घंटा नहीं पता, क्योंकि मैं केमिस्ट्री में ऐसे रटता हूँ। केमिस्ट्री मुझे समझ नहीं आती भाई। 12th में मेरे कितने 60 नंबर को जाए थे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री मेरे सर के ऊपर से जाती है। फिज़िक्स में आए थे मेरे अच्छे 93, मज़ा ही आ गया था। पढ़ के भी नहीं गया था, बताओ उतना ज़्यादा। फिज़िक्स अपनी बहुत अच्छी थी। अभी तो बहुत सारी चीज़ें भूल गया हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ तो याद हो जाती जल्दी। और क्या था? ये हो गया
ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बेसिकली एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है कि ये होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब एक सर्टेन अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिससे कि बॉन्ड को ब्रेक करके सब्सटेंस को क्या बोलते हैं एटमाइज कर दें, मतलब उसके एटम्स को गैस में बदले नहीं, मतलब सेपरेट कर दे उसको एटम्स को, मतलब इतनी एनर्जी बेसिकली ज़रूरी हो कि कंपाउंड को तोड़ के उसके एटम्स को सेपरेट करते हैं, वो होता है बेसिकली एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ऐसे कुछ होता है। इसका था हायर नहीं, ये सॉरी ये हाई होती है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। हाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट में एक चीज़ भूल गया यार, हाँ मतलब इसमें एक वो होता है, क्या एलिमेंट होता है, एक होता है ऑस्मियम और एक होता है रूथेनियम। ये दोनों सिर्फ एक ऐसे वो हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो कि +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये था हाई हाई हो गया क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये तो हो गया। नंबर 5 आ जाएंगे। इसकी क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है क्योंकि क्योंकि ये जो मेटालिक बॉन्ड जो बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग होता है। हाई MP एंड BP ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, ये हो गया। टंगस्टन की सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, कितना था, 3400 डिग्री सेल्सियस था। टंगस्टन हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेल्सियस, 3400 या 3410 ऐसी कुछ था। मरकरी इसमें क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक में मरकरी आता है तो वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का एब्सेंस रहता है, ठीक है। उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, और उसका जो मेटालिक बंगाली बन गया भाई तू उसका जो मेटालिक बॉन्ड रहता है वो भी वीक रहता है। मरकरी लिक्विड इन रूम टेम्परेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पानी भर गया आया 1 मिनट में, हाँ जी। तो एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है और वीक मेटालिक बॉन्ड रहता है, एंड वीक मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। इसका डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेंसिटी हाई रहती है। हाई डेंसिटी कौन सा नंबर है ये, छठा। हाई डेंसिटी क्योंकि हाँ, क्योंकि एटॉमिक साइज तो हो रहा था ना, हाँ ठीक है। ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज एंड स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, ये रहता है। एटॉमिक वॉल्यूम जो रहता है वो डिक्रीज होता है अलोंग द पीरियड। 7th एटॉमिक वॉल्यूम decreases along the period, ओके। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है along the period due to increase in atomic size। यहाँ पे पहले मतलब इधर वाले
एलिमेंट्स की बात हो रही है, इधर जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसका पहला प्रॉपर्टी भी तो था ना एटॉमिक साइज वाला, कि 3D से 4D की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो बेसिकली वही बात है, ज़्यादा वो नहीं है, इतना जोर नहीं पालना। ठीक है, ये हो गया एटॉमिक साइज हो गया। लेस रिएक्टिव होते हैं ये, क्यों? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई रहती है। लेस रिएक्टिव ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। यार एफ ब्लॉक के उसमें मैं कब्जा करते जा रहा हूँ। ठीक है, 9th हो गया। ये पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में, क्यों? सिंपल आंसर है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है इसमें। पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो है ना, वो उनका कारण यही है, या तो वीक मेटालिक बॉन्ड होगा जैसे मरकरी में था, या तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टर होगा जैसे कि बाकी एलिमेंट्स में था, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एब्सेंस या प्रेजेंस। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि तुक्का लगाते वक्त ये काम आता है। ठीक है, ये हो गया। और कलर्ड आयंस होते हैं इसके, कलर्ड आयंस। ठीक है, क्यों? फिर से वही आंसर है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें जो क्या बोलते हैं इसको पे, सॉरी डी ब्लॉक को तो बताना भूल ही गया था मैं, कि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनका जो मेटल, इनके में जो मेटल रहते हैं ना, और जो कंपाउंड्स रहते हैं, वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा वेरिएबल रहता है, कोई फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, वेरिएबल क्यों रहता है? क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल रहता है वो पार्टली फिल्ड रहता है, मतलब पूरा पूरा भरा हुआ नहीं रहता सबका। ठीक है, कलर आयंस हो गया। हाँ, ये तो एप्लीकेशन में आ जाएगा ना यूजर्स वाला, तो इसको नहीं लिखते फिर। एलॉयस फॉर्म करते हैं ये, फॉर्म्स एलॉयस। एलॉयस क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल रहते हैं, तो उनका जो क्रिस्टल लैटिस रहता है ना, क्रिस्टल लैटिस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा तो कुछ स्ट्रक्चर रहता है क्रिस्टल लैटिस का, बना कर रहा है। तो उसमें ना मेटल को रिप्लेस करना आसान रहता है। क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज़ बहुत छोटा रहता है, फॉर्म्स अलग काफ़ी है। अब आ जाते हैं इसके एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस में आ गए, तो एप्लीकेशंस में इसके जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि TiCl2 हो गया, मेरे को पता नहीं क्या होता है TiCl2, Ti तो पता नहीं, Tu तो पता है मेरे को, Ti पता नहीं क्या होता है। TiCl2 और TiO2 ये स्मोक स्क्रीन्स में यूज़ होते हैं, आर यूज्ड इन स्मोक स्क्रीन्स ठीक है। और TiO2 जो रहता है वो वाइट पिगमेंट में यूज़ होता है, मतलब पेंट में यूज़ होता है एज अ वाइट पिगमेंट। TiO2 यूज्ड एज वाइट पिगमेंट इन पेंट्स। ये हो गया। और इनका एक मतलब डी ब्लॉक का एक मेटल रहता है जिसको टेंटेलम बोलते हैं, टेंटेलम पता नहीं किसको बोलते हैं उसका, मुझे वो याद नहीं है क्या रहता है वो। अबे ये जो रहता है जैसे Fe हो गया, क्या बोलते हैं इसको, जो भी यार भूल गया मैंने, टेंटेलम का मेरे को वो याद नहीं है। और टेंटेलम को यूज़ होता है सर्जिकल, क्या बोलते हैं उसमें, सर्जिकल अपैरेटस को बनाने में। ठीक है, टेंटेलम used in surgical apparatus।
हो गया। एक इसमें क्रोमियम होता है जो कि स्टेनलेस स्टील को बनाने में काम आता है, उसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक एमओ होता है, एमओ करके कोई था एलिमेंट, शायद मोलिब्डेनम था, जो कि पता नहीं कौन सा था। एमओ में को याद है, यूज्ड एज एक्सरे ट्यूब्स, यूज्ड एज एक्सरे, यूज्ड एज नहीं होता है, यूज्ड इन होता है, पूरा काम मिटा रहा है फिर, यूज्ड इन एक्सरे ट्यूब्स, ठीक है। और प्लेटिनम होता है जो कि रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स में यूज़ होता है, पीटी यूज्ड इन रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स, ओके, ये हो गया। और कैडमियम होता है सीडी, जो कि ज्वेलरी के जॉइंट्स को बनाने में काम आता है, पता नहीं कैसे काम आता है। सीडी यूज्ड टू मेक joints in ज्वेलरी। और एक होता है सीजियम, सीजियम एक एलिमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन और सल्फ़र को खींचने का काम करता है मेटल्स में से, मतलब एज ए स्कैवेंजर काम करता है। अगर उसको मेटल्स में वो करेंगे ना इनकॉर्पोरेट, तो वो उनके अंदर से ऑक्सीजन और सल्फ़र खींच लेगा। सीजियम एक्ट्स एज scavenger of oxygen and sulfur in metals। तो ये थे इसके कुछ एप्लीकेशंस। अब इसके आ जाते हैं कंपाउंड्स पे। कंपाउंड्स में इसका था पोटेशियम डाइक्रोमेट, पहला पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका था K2Cr2O7, K2Cr2O7, ठीक है। इसका और होता है, एक फेरोक्रोम होता है और एक क्रोमाइट होता है। और मतलब यहाँ से निकलता है ये फेरोक्रोम और या फिर क्रोमाइट, हो गया। और ये रहता है कि एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक होता है सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। मतलब जैसे पोटेशियम बनता है ना, जैसे मतलब प्रोसेस में लिखा नहीं, इसका एक केमिकल इक्वेशन था, अब उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, एसएससी का एग्ज़ाम है। तो जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है ना, तो उसी में पोटेशियम की जगह अगर सोडियम ऐड कर दो तो सोडियम डाइक्रोमेट निकल जाता है, सेम प्रोसेस से। तो जो सोडियम डाइक्रोमेट रहता है वो क्या बोलते हैं, क्या तो था, सॉल्यूबल, हाँ सॉल्यूबल ज़्यादा था वो। और क्या बोलते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट ज़्यादा सॉल्यूबल रहता है पोटेशियम डाइक्रोमेट से। लिख लेते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर soluble than potassium डाइक्रोमेट, ओके, ये हो गया। और ये दोनों ही बहुत जो मतलब वो होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, हाँ ठीक है, बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, ये ठीक हो गया। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, यूजेस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, एक तो पता चली गया, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ पे, तो इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है, एक हो गया ये यूजेस कर दो, ठीक, एक ये हो गया। और क्या था, लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, फोटोग्राफी में यूज़ होता है, फिल्म के हार्डनिंग में, इन लेदर इंडस्ट्री फोटोग्राफी हार्डनिंग ऑफ फिल्म, ये हो गया। और क्या था, क्लीन ग्लास को क्लीन करने में यूज़ होता है,
ग्लास मतलब ग्लासवेयर, टू क्लीन ग्लासवेयर, ग्लासवेयर। और एक टेस्ट था, कौन सा था, टेस्ट कौन सा था, क्रोम से रिलेटेड कोई टेस्ट था, क्रोम क्लोराइड, क्रोम क्लोराइड, क्रोम क्लोराइड था, लिख रहे थे क्रोम क्लोराइड टेस्ट। बाद में कंफर्म कर लूँगा। ये हो गया। और इतना ही था पोटेशियम परमैंगनेट में, अरे डाइक्रोमेट में। चलो इसी बहाने दूसरा याद आ गया, पोटेशियम परमैंगनेट गेनेट। ये क्या होता है, KMnO4, KMnO4। इसका और होता है पायरोल्यूसाइट, और होता है पायरोल्यूसाइट से निकलता है ये, पायरोल्यूसाइट। पायरोल्यूसाइट होता है कि पायरोराइट होता है, ऐसी कुछ था भाई, रिवीजन में याद कर लेंगे। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और ये एल्कलाइन मीडियम में ये रेड्यूस हो जाता है इनसॉल्युबल MnO2 में, reduced to insoluble MnO2 in alkaline medium, ठीक है, ये हो गया। और ये जो एक्वस KMnO4 होता है, इसको NH3 से रिएक्ट करते हैं तो ये N2 गैस छोड़ता है, ये कई बार पूछता भी है। एक्वस KMnO4, यार अभी ध्यान आया मेरे को, KMnO4 है भाई, साला वही मैं सोचा भाई KM कौन सा एलिमेंट हो गया। NO4 reacts with NH3, that is ammonia, to liberate N2 gas, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, तो यूजेस आप आ जाओ भाई जान। यूजेस होता है कि ये Cl2 के प्रिपरेशन में काम आता है, इन प्रिपरेशन ऑफ Cl2 क्लोरीन। डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है, एज डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। एक होता है बेयंस, एक रिएजेंट था, बेयंस रिएजेंट या ऐसे कुछ था, लिख लेता हूँ, इन मेकिंग, ऐसे लिखो याद रहेगा, बेयंस रिएजेंट। बाद में इसको सही कर लेंगे, नाम गलत लिखाया होगा तो। कॉटन वुल सेल के ब्लीचिंग में काम आता है, इन ब्लीचिंग ऑफ कॉटन वुल सिल्क, या फिर अदर टेक्सटाइल फाइबर्स, ठीक है। ये हो गया दूसरा। अब आ जाओ, दूसरा कहाँ पे, यहाँ पे था, तो तीसरा यहाँ पे आएगा कॉपर सल्फेट, COPPER सल्फेट, CuSO4.5H2O। इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, कॉल्ड एज ब्लू विट्रियोल, ठीक है। इसको अगर क्या बोलते हैं, जला दें मतलब गर्म कर दें, तो ये वाइट कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो ये होता है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जो है .5H2O, वो उड़ जाता है।
on heating turns white due to loss of water, of crystallization, ठीक है। अगर इसको NH4OH के साथ मिलाते हैं तो ये ब्लू सॉल्यूशन देता है, और अगर KI के साथ मिलाते हैं तो ये वाइट कलर का वो देता है प्रेसिपिटेट, जिसको बोलते हैं Cu2I2। हाँ ठीक है। क्या था, गिव्स ब्लू सॉल्यूशन with NH4OH and white precipitate gives white precipitate PPT with Cu2I2 with KI। इसको क्या पोटेशियम आयोडाइड कुछ बोलते हैं शायद ऐसी। जब इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, तो भाई साहब के यूजेस हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हो गया। और एक बोर्डियॉक्स मिक्सचर होता है, उसमें यूज़ होता है इन बोर्डियॉक्स, AUX बोर्डियॉक्स, ऐसे कुछ था, यही स्पेलिंग थी, बोर्डियॉक्स मिक्सचर। ये मिक्सचर इजी था क्योंकि इसका फार्मूला था CaOH ट्वाइस प्लस CuSO4, ये है इसका फार्मूला बोर्डियॉक्स मिक्सचर का, ठीक है। बस यही था और यही था, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा था अपना सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं AgNO3 Ag। इसको लूनर कॉस्टिक भी बोलते हैं क्योंकि वाइट कलर का दिखता ही है, कॉल्ड लूनर कॉस्टिक ड्यू टू मैनी रीजंस। एक रीज़न मैंने अपना बना लिया क्योंकि वाइट कलर का दिखता है। इसको प्रिपेयर करते हैं हीटर नहीं पे, सिल्वर को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो ये मिलता है सिल्वर नाइट्रेट। प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सिल्वर with dilute nitric acid HNO3, dilute HNO3 nitric acid, ठीक है, ये हो गया। और इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं कि ये होता है कलरलेस, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर ये उसमें आता है कांटेक्ट में तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है। It is colorless, turns black when comes in contact with organic compound like skin हो गया, क्लॉथ हो गया, पानी हो गया। पानी भी तो ऑर्गेनिक ही है, ठीक है। क्लॉथ नहीं बस क्लॉथ ये हो गया। और एक Ag2CrO4 करके रेड PPT होता है, ये वो देता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। पोटेशियम, हाँ वही था ऊपर वाला, K2Cr2O7 के साथ, ठीक है। तो K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करता है तो एक रेड कलर का PPT देता है, ये जो होता है Ag2CrO4, गिव्स रेड PPT ऑफ Ag2CrO4 on reacting with potassium
डाइक्रोमेट K2Cr2O7, यस डाइक्रोमेट। ज़्यादा हीट करते हैं तो ये मतलब ज़्यादा तेज अगर इसको हीट कर देंगे AgNO3 को, सिल्वर नाइट्रेट को, तो मेटालिक सिल्वर दे देता है, गिव्स मेटालिक सिल्वर ऑन हीटिंग। हो गया, ठीक है। ओ भाई टूट गया तो। और क्या था, एक टॉलेंस रिएजेंट होता है, मतलब क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का एमोनियाकल सॉल्यूशन रहता है, मतलब जिस जो कि एमोनिया के प्रेजेंस में जिसको बनाते हैं, ऐसे कुछ था, उस वो कहलाता है टॉलेंस रिएजेंट। तो कैसे लिखेंगे, एमोनियाकल ऐसे लिखा था, सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 is known as टॉलेंस रिएजेंट। इसके यूजेस कहाँ पे है, इसके यूजेस थोड़े इजी थे, जैसे कि मिरर के सिल्वरिंग में यूज़ होता है, इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर, और इंक और हेयर डाई के प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है, इन प्रिपरेशन ऑफ इंक एंड हेयर डाइज। ये हो गया। तो हमारे पास 4 ही कंपाउंड मैंने पढ़े थे इसमें, डी ब्लॉक में। अब आते हैं अपने एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो एफ ब्लॉक में बेसिकली 2 आते हैं, एक होता है लेंथेनॉइड और एक होता है एक्टेनॉइड। 4F सीरीज़ को बोलते हैं लेंथेनॉइड, और 5F सीरीज़ को बोलते हैं एक्टेनॉइड। तो इसमें हो गया एक लेंथेनाइड, यस लेंथेनाइड। चलो लेंथेनाइड ही कर लेते हैं पहले। लेंथेनाइड हो गया, 4F सीरीज़ हो गया, ये 4F सीरीज़ लेंथेनाइड होता है 4F सीरीज़। इसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं, कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं इसमें, कुछ को छोड़ के, ऑल आर पैरामैग्नेटिक एक्सेप्ट एक था लालू से, ला 3+, लू 3+, और से 4+। याद करने का इजी तरीका लालू से, सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं 3 को छोड़ के। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जो कि क्या होता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली होता है स्टेडी डिक्रीज ऑफ एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, इसका जो आयोनिक रेडियाई छोटा होता जाएगा धीरे धीरे। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लिखता नहीं हूँ, बाद में याद करने काम आएगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ भी हाई होती है, आई MP एंड BP। आई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ ऑलमोस्ट एस ब्लॉक से सेम होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑलमोस्ट सेम एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी हाई नहीं होती है क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू लार्ज साइज। तो बेसिकली इतना ही था लेंथेनाइड में। और इसके बाद था अपना एक्टेनाइड था ना, हाँ एक्टेनाइड, स्पेलिंग याद नहीं होती यार।
एक्टिनॉइड्स का बेसिकली रहता है ये 5S सीरीज़ के रहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं ये, इसमें कुछ वो रहता है, मतलब डिफ्रेंशिएशन रहता है कि एक्टिनियम से लेके लॉरेंशियम तक इनको एक्टिनाइड्स कहा जाता है। फ्रॉम एक्टिनियम, एक्टिनियम का था 89 टू लॉरेंशियम, लॉरेंशियम इसका था 103, कॉल्ड एक्टिनाइड्स। नेपटूनियम से लेके आगे जितने भी हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। फ्रॉम नेपट्यूनियम onwards it's called transuranic elements because they are artificially prepared तो एक्टिनाइड में बेसिकली ये सवाल बन सकता है एसएससी में, कि शायद पूछा भी होगा इसने प्रीवियस ईयर्स में, कि एक्टिनाइड सारे क्या बोलते हैं वो होते हैं नेचुरली फाउंड होते हैं, नेचुरली मिलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि आधे इसमें से वो आधे तो नहीं, मतलब कुछ इसमें से आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। एक्टिनाइड्स ये हो गया। और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो रहता है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा रहता है। एक्टिनाइड contraction is larger than lengthenide contraction, ठीक है, ये हो गया। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। और इसके भी कलर्ड आयंस होते हैं, कलर्ड आयन लेंथेनॉइड को भी होते हैं, भूल गया था मैं। कलर्ड आयंस वही रीज़न है क्योंकि एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। कलर्ड आयंस ड्यू टू प्रेजेंस SENC ज़्यादा कमाल, प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन due to presence of unpaired electron। तो ये था डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब अगली बार केमिस्ट्री करेंगे तो कौन सा चालू करेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर तो आता ही है, बाकी पीरियोडिक टेबल भी आता ही है ऑलमोस्ट, और सारी थ्योरीज भी आती हैं। थर्मोडायनेमिक्स करूँगा अगली बार। तो अगले में थर्मोडायनेमिक्स चालू करेंगे, अगले इसके उसमें छोटा में लिख दिया यार, ठीक है, सही दिख रहा। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ज़्यादा ही ऐसे करो, अच्छा नहीं बना ये, ठीक है, आपस में कनेक्टेड है, ये कनेक्ट है भी या नहीं भी। ठीक है ब्रो, मिलते हैं भाई बाद में, बंद।